हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एम एन रॉय का पॉलिटिकल थॉट। एम एन रॉय का पॉलिटिकल थॉट बहुत यूनिक है क्योंकि एम एन रॉय की चिंतन धारा कई चरणों से होकर गुजरती है। और अगर हम एम एन रॉय के योगदान को देखें तो हम ये पाते हैं कि भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन में एम एन रॉय का योगदान बहुत विशिष्ट है क्योंकि वो एक नवीन धारा को लेकर आते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेंड है भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन का, उससे परे एक नवीन स्वर हमें एम एन रॉय में देखने को मिलता है। और जहाँ उनके चिंतन की परिणति होती है, जिसे हम नव मानववाद के रूप में देखेंगे, उसमें विवेकवाद, स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद का एक अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम आज के व्याख्यान में जिन बिंदुओं पर ध्यान देंगे वो मूलतः दो हैं, या आप कह सकते हैं हम तीन पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एम एन रॉय के राजनीतिक जीवन पर ध्यान देंगे। ये ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एम एन रॉय का राजनीतिक चिंतन उनके जीवन के विभिन्न चरणों से और उसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं से निरंतर परिष्कृत होता रहता है। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि एम एन रॉय का चिंतन एक सतत विकासशील, सतत विकसित होने वाला चिंतन है। इसलिए उनके राजनीतिक जीवन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम ध्यान देंगे एम एन रॉय और लेनिन के बीच जिन प्रश्नों को लेकर, विशेषकर जिस औपनिवेशिक प्रश्न को लेकर मत वैभिन्न था, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। और अंततः हम एम एन रॉय द्वारा गांधी की आलोचना पर ध्यान देंगे क्योंकि एम एन रॉय ने गांधी की जो आलोचना की है उससे हमें एम एन रॉय के चिंतन को समझने में मदद मिलती है और गांधी के चिंतन को देखने की भी एक नई दृष्टि मिलती है। तो मुख्यतः आज के व्याख्यान में हम इन तीन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यदि हम एम एन रॉय के राजनीतिक जीवन पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि उनका जीवन, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि उनके राजनीतिक जीवन में विभिन्न जो पड़ाव आते हैं वो वास्तव में उनके राजनीतिक चिंतन के भी विभिन्न पड़ाव हैं। इसलिए उनके राजनीतिक जीवन को जब हम देखते हैं तो हम मूलतः पाते हैं कि एम एन रॉय का राजनीतिक जीवन एक क्रांतिकारी के रूप में शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में एम एन रॉय को जो स्वर बहुत आकर्षित करते हैं वे स्वर हैं अरविंदो घोष के, बिपिन चंद्र पाल के, और इसलिए उनका सतत स्वाभाविक रूप से जो ध्यान खिंचता है वो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर खिंचता है और अंततः वह बंगाल में युगांतर समूह के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सक्रिय रूप से कार्य करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि ये है कि केवल क्रांतिकारी पथ ही वो हो सकता है जो हमें स्वतंत्रता के रास्ते पर लेकर जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी ये वादा करता है कि वो भारतीय क्रांतिकारी समूहों को अस्त्र शस्त्र देने का कार्य करेगा, तो एम एन रॉय ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अस्त्र शस्त्र का जो जखीरा आ रहा है वो उसे लेने जाएंगे और उसके लिए वो वेस्ट इंडीज़ की ओर चले जाते हैं। हालांकि उनका ये प्रयास असफल होता है और इसके बाद कई प्रयास असफल होते हैं, पर उस दौर में फिर एम एन रॉय एक से दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भ्रमण करते रहते हैं। अंततः वो अमेरिका पहुंचते हैं जहां कुछ दिनों तक वो लाला लाजपत राय के साथ काम करते हैं
और वहाँ से वो मैक्सिको जाते हैं। मैक्सिको जाना एम एन रॉय के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे उनका आकर्षण मार्क्सवाद की ओर होता है। वो मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं और इस क्रम में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मैक्सिको में जो समाजवादी शक्तियां हैं उनको संगठित करने में, और अंततः वो समाजवादी दल के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। वो समाजवादी दल जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में स्थापित होता है, और ये वो कम्युनिस्ट पार्टी है जो विश्व में सोवियत संघ के बाहर पहली कम्युनिस्ट पार्टी है। उसके बाद वे सक्रिय मार्क्सवादी होने के नाते उन्हें लेनिन द्वारा आमंत्रित किया जाता है और वो सेकेंड कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने 1920 में सोवियत संघ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें बोल्शेविक पार्टी के औपनिवेशिक समस्याओं का जो केंद्र है या औपनिवेशिक समस्याओं को समझने का जो विंग है उसका उन्हें एडवाइज़र बनाया जाता है, और साथ ही साथ वो मॉस्को इंस्टीट्यूट में ओरिएंटल डिपार्टमेंट के हेड भी बनाए जाते हैं। और लगभग एक दशक तक वे सक्रिय रूप से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ काम करते हैं। उन्हें चीन भेजा जाता है, वो चीन जाते हैं और अनेक असाइनमेंट्स में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु एम एन रॉय एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र मस्तिष्क है, और वो स्वतंत्र व्यक्तित्व या स्वतंत्र मस्तिष्क बहुत दिनों तक उस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि साम्यवाद पर सोवियत संघ की एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति है, या सोवियत संघ साम्यवाद पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, अपने दर्शन के रूप में उस पर एकाधिकार स्थापित करना चाहता है, ये बात कहीं न कहीं एम एन रॉय के स्वतंत्र मन को स्वीकार्य नहीं होती। धीरे धीरे उनका उससे दुराव होता है। साथ ही साथ वे स्टालिन के अति वामवादी विचार से भी सहमति नहीं रखते, और इस प्रकार अपने स्वतंत्र विचार की वजह से और स्वतंत्रता की खोज की वजह से अंततः एम एन रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से सितंबर 1929 में निकाल दिया जाता है, और उसके बाद वे पुनः भारत की ओर मुड़ते हैं। जब वे भारत आते हैं तो जैसे ही वे भारत आते हैं उन्हें कानपुर षड्यंत्र केस में सजा सुना दी जाती है और वो 6 साल के लिए जेल चले जाते हैं, और 1936 में फिर वे जेल से बाहर आते हैं। तो आप देख सकते हैं उनका एक लंबा जीवन काल ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। किंतु जब वे जेल से बाहर निकलते हैं तो उनकी मंशा है कि वे सक्रिय राजनीतिक जीवन में भाग लें। सक्रिय राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए रॉय को एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता है, और सन 36 में जो सबसे स्थापित राजनीतिक मंच है वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पर रॉय बहुत आलोचना की दृष्टि रखते हैं, एक आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं कांग्रेस की मुख्य धारा के नेतृत्व को। गांधी की पद्धतियां, गांधी के कार्यक्रम के साथ रॉय का एक वैचारिक मतभेद है, तो वे कांग्रेस में शामिल होते हैं, पर मुख्य धारा की राजनीति उन्हें स्वीकार्य नहीं होती, और इसलिए वे अंततः कांग्रेस के अंदर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन बनाते हैं। वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ते हैं, पर वो चुनाव हार जाते हैं। धीरे धीरे रॉय को ये समझ में आता है कि रॉय के दृष्टिकोण के लिए, रॉय के कार्यक्रमों के लिए कांग्रेस में स्थान नहीं है, और इसलिए उन्हें अपना अलग आधार खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में रॉय एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी दिसंबर 1940 में स्थापित करते हैं, जहां से वो अपने कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। पर
इस पार्टी का भी जीवन काल बहुत लंबा नहीं है और अंततः 1948 में उस पार्टी को भी विखंडित कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। और उसके बाद रॉय ने अपना पूरा जीवन एक दार्शनिक खोज, वो दार्शनिक खोज जो कहीं ना कहीं उनके जीवन के प्रारंभ से उनके साथ थी, वो खोज थी एक ऐसे दर्शन की, एक ऐसे जीवन दृष्टि की, एक ऐसे विश्व दृष्टि की जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और अस्मिता युक्त जीवन दे पाए, जहाँ व्यक्ति केंद्र में हो, व्यक्ति की क्षमताएं केंद्र में हो, जहाँ व्यक्ति निर्माता हो। और उस जीवन दृष्टि का एक खाका खींचने के लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं और जिसके परिणति के रूप में एक नया दर्शन उत्पन्न होता है, वो दर्शन जिसे हम रेडिकल ह्यूमनिज्म या न्यू ह्यूमनिज्म या नव मानववाद के रूप में देखते हैं। वास्तव में यदि आप रॉय के जीवन को देखें तो रॉय के जीवन के मूलतः 4 चरण दिखते हैं। एक पहला फेज जो रेवोल्यूशनरी फेज है, जिसको हम मिलिटेंट नेशनलिज्म कह सकते हैं। दूसरा, जहाँ पूरा पूरा उनका जुड़ाव मार्क्सवाद से है, मार्क्सिज्म की ओर है, मार्क्सवादी चरण। तीसरा, जहाँ धीरे धीरे मार्क्सवादी बिंदुओं पर उनकी दृष्टि बदलना शुरू होती है, जहाँ वो मार्क्सवाद के विरोधी तो नहीं होते, पर उनको ये लगता है कि मार्क्सवाद का जो कलेवर है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिसे हम मॉडिफाइड मार्क्सिज्म कह सकते हैं। और सबसे अंतिम चरण जो एक नवीन दर्शन का निर्माण करता है, वो रेडिकल ह्यूमनिज्म या नव मानववाद। आप अगर इन चारों ही चरणों के पीछे और इन चारों चरणों में हो रहे बदलाव को समझने का कोई एक बिंदु ढूंढना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो बिंदु है व्यक्ति की स्वतंत्रता। मूल चाह एम.एन. रॉय के जीवन में, उनके दर्शन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की है। और इस लक्ष्य के लिए वास्तव में वो व्यक्ति को रेल्म ऑफ फ्रीडम में लेकर जाना चाहते हैं। इसके लिए वे अलग अलग पथों से होकर गुजरते हैं और उन सारे पथों के साथ कहीं ना कहीं एक प्रयोग करते हैं। और अंततः जहाँ प्रयोग उन्हें उनका लगता है कि यहाँ उनका प्रयोग सफल हुआ या पूर्ण हुआ, वो है नव मानववाद का दर्शन। तो इस तरीके से हमने उनके राजनीतिक जीवन को देखा और राजनीतिक जीवन को देखकर हमें उनके चिंतन की धारा को समझने के लिए एक पृष्ठभूमि मिलती है। अब हम उस बहुत महत्वपूर्ण मतभेद पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं एम.एन. रॉय के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चरण बन जाता है। जब द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में रॉय को बुलाया जाता है, तो कॉलोनियल क्वेश्चन को लेकर, यानी औपनिवेशिक प्रश्न को लेकर लेनिन और रॉय की दृष्टि में स्पष्ट मतभेद है। लेनिन का मत क्या है? लेनिन का तर्क ये है कि लेनिन मानते हैं कि जो औपनिवेशिक देश है, जो उपनिवेश है, वहाँ पर बुर्जुआ के नेतृत्व में जो लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है और विकसित पूंजीवादी देशों में जो सर्वहारा आंदोलन चल रहा है, लेनिन उन दोनों में हितों की समता मानते हैं। क्यों? क्योंकि लेनिन ने थीसिस क्या दी? लेनिन ने कहा इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। जहाँ तक मार्क्स नहीं पहुँचे थे, लेनिन उसके एक चरण आगे जाते हैं। मार्क्स ने कहा पूंजीवाद अपने अंतर विरोधों के कारण समाप्त हो जाएगा, पर लेनिन ने जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और परिवर्तन के जो दौर देखे, उसमें लेनिन ने ये तर्क रखा कि पूंजीवाद कहाँ तक जाएगा? साम्राज्यवाद तक जाएगा, और जब साम्राज्यवाद का विखंडन होगा तो पूंजीवाद का विखंडन भी होगा। यानी ये दो प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस थीसिस के आधार पर लेनिन ये मानते हैं कि पूंजीवाद को, पश्चिमी देशों में जो सशक्त पूंजीवाद है, उसको कमज़ोर करने का तरीका ये है कि साम्राज्यवादी ताकतों को कमज़ोर करना होगा। और इसलिए जो साम्यवादी शक्तियां हैं, उनको साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोधी के रूप में, के जितने भी विरोधी हैं उनके साथ मिलकर काम करना होगा। और इसी आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को जो
औपनिवेशिक देश हैं वहाँ पर जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता आंदोलन बूर्जुआ के नेतृत्व में चल रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जितने सशक्त होंगे साम्राज्यवाद उतना कमज़ोर होगा, और साम्राज्यवाद जितना कमज़ोर होगा पूंजीवाद भी उतना ही कमज़ोर होगा। ये थीसिस लेनिन की थी। पर रॉय इसके साथ सहमति में नहीं थे। रॉय की अपनी अलग दृष्टि थी। रॉय ने जो बूर्जुआ औपनिवेशिक आंदोलन है और सर्वहारा का आंदोलन, जो वर्किंग क्लास का आंदोलन है, जो पीजेंट्स का आंदोलन है, उन दोनों के बीच में एक विरोधाभास देखा। उनका ये तर्क था कि बूर्जुआ और प्रोलेटेरिएट दोनों हित एक साथ कभी पूरे नहीं किए जा सकते, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। रॉय लेनिन के बिल्कुल विपरीत ये मानते थे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को औपनिवेशिक देशों में जो बूर्जुआ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं उन्हें सहायता नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन शोषितों के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये आंदोलन विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। बल्कि इसके विपरीत कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को करना क्या चाहिए? रॉय के अनुसार उन्हें एक कम्युनिस्ट मूवमेंट, एक साम्यवादी आंदोलन जिसमें आम जन को शामिल किया जाए, जहां आम जन अपने हित के लिए संघर्ष करें, ऐसे आंदोलन का ढांचा खड़ा करना चाहिए औपनिवेशिक देशों में। इस प्रकार रॉय राष्ट्रीय हित और वर्ग हित इन दोनों को औपनिवेशिक देशों में विरोधाभासी रूप में प्रस्तुत करते हैं या खड़ा करते हैं। रॉय बहुत सशक्त रूप से ये तर्क करते हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कॉलोनियल कंट्रीज में या औपनिवेशिक देशों में जो दमित हैं, जो शोषित हैं, जो प्रोलेटेरिएट है, उनके आंदोलन को सहारा देना चाहिए, न कि मुख्यधारा के राष्ट्रीय आंदोलन को। यदि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये चाहता है कि पूंजीवाद कमज़ोर हो, विकसित देशों का पूंजीवाद कमज़ोर हो और इसे उखाड़ कर फेंका जा सके, तो उसे मुख्यधारा के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। उसे जो सर्वहारा वर्ग है उसमें आंदोलनकारी शक्तियों का संचार करना चाहिए और उसे संगठित करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि जो मुख्य धारा का राष्ट्रीय आंदोलन है वो बूर्जुआ के द्वारा निर्देशित आंदोलन है और वो अपने संकीर्ण वर्गीय हित के लिए कार्य कर रहा है और उसको राष्ट्रीय हित का जामा पहनाकर उसने वर्ग हित को साधने का प्रयास किया है। तो इसलिए बूर्जुआ डेमोक्रेटिक मूवमेंट या जो बूर्जुआ लोकतांत्रिक आंदोलन है उसको सहारा देकर ये सोचना कि पूंजीवाद कमज़ोर होगा, रॉय की दृष्टि से ये गलत अवधारणा है। इन तर्कों के आधार पर वे पूर्ण रूप से लेनिन की थीसिस को, कॉलोनियल थीसिस को चैलेंज करते हैं। अब हम जो बहुत महत्वपूर्ण आधार है जिसकी बात मैंने पहले ही कही थी, हम उस पर चर्चा करेंगे। वो है रॉय ने गांधी को कैसे देखा, रॉय की गांधी के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि क्या है और क्यों है। वास्तव में जब हम रॉय के द्वारा गांधी की आलोचना को देखते हैं तो हमें रॉय की भारतीय समाज के प्रति जो दृष्टि है वो भी स्पष्ट होती है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब रॉय जेल से बाहर आते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें सक्रिय राजनीति में शामिल होना है, तो स्वाभाविक है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया और हम सब जानते हैं कि सबसे स्थापित राजनीतिक मंच जहां से प्रखर स्वर में बातें की जा सकती थी वो मंच कांग्रेस का ही था।
रॉय स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसा मंच है जहां जिसके माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से 1936 में कहा कि मेरा स्पष्ट संदेश लोगों के लिए ये है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन आए, के संग आए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। उन्होंने कहा हमें ये मानना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही हमारे लिए एक सामूहिक मंच हो सकता है। एक और तो कांग्रेस की इस क्षमता में कि ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आम जन को, मास को आंदोलन में शामिल कर सकते हैं। इस क्षमता में रॉय को विश्वास है। पर उनकी दूसरी एक समस्या भी है। रॉय कांग्रेस की लीडरशिप जो मुख्यतः गांधी और उनके सहयोगियों के हाथ में थी, वो उस लीडरशिप, उस नेतृत्व के पक्ष में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि ये नेतृत्व बुर्जुआ नेतृत्व है और इसलिए इन्होंने बार बार बल दिया। रॉय बार बार इस बात पर बल देते हैं कि अगर एक सशक्त आंदोलन खड़ा करना है, और उनका सशक्त आंदोलन का मतलब क्या है, जहां मास के स्वर को शामिल कर लिया जाए, तो हमें, ये रॉय की दृष्टि है, तो कांग्रेस को गांधी के नेतृत्व से मुक्त करना और बुर्जुआ नेतृत्व से मुक्त करना होगा। इसे आम जन के नेतृत्व में लाना होगा। रॉय वास्तव में ऐसे चिंतक हैं जो गांधी का सबसे व्यवस्थित आलोचना प्रस्तुत करते हैं, और उनकी आलोचना जब वो गांधी की करते हैं तो मूलतः उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। किंतु आलोचना करने के बावजूद रॉय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को नहीं नकारते। रॉय इस बात को स्वीकार करते हैं कि गांधी वो नेतृत्व है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को बदल दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के दरवाजे को आम जन के लिए खोला, राष्ट्रीय प्रश्न तक को आम जन तक पहुंचाया। तो गांधी के इस योगदान को वो स्वीकार करते हैं कि गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार का विस्तार किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब गांधी ने आम जन को आंदोलन में शामिल किया, तो उसकी चर्चा करते हुए रॉय स्वीकार करते हैं कि गांधी ने उन लोगों को आंदोलन में शामिल किया जो अभी तक हाशिए पे खड़े थे। गांधी ने विरोधियों के समक्ष एक नई भाषा को प्रस्तुत किया, जो भाषा अभी तक मीटिंग्स के रूप में और प्रोटेस्ट के रूप में थी, उसको सक्रिय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया और आम जन को एक आधार, एक मंच प्रदान किया जहाँ से कि वे अपनी ऊर्जा को अपने विरोधियों तक महसूस करा पाए। तो इस बात को रॉय स्वीकार करते हैं कि गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र का विस्तार किया और हाशिए के लोगों को आंदोलन से जोड़ने का काम किया, आंदोलन को गांव तक पहुंचाने का काम किया। किंतु इस योगदान को स्वीकार करने के बावजूद रॉय ये मानते हैं कि गांधी का नेतृत्व एक बुर्जुआ नेतृत्व है और उसके पीछे उसका एक वर्ग चरित्र है और उसके पीछे एक विशिष्ट वर्ग है और विशिष्ट वर्ग का हित है, जिसको गांधी ने बखूबी, ये रॉय का मानना है, राष्ट्रीय हित या मानवीय हित का जामा पहना दिया है। अब हम एक एक बिंदुओं पर देखेंगे कि अलग अलग बिंदुओं पर रॉय ने गांधी की क्या आलोचना की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी के अहिंसक प्रतिरोध पर रॉय की दृष्टि क्या है। रॉय का मानना है कि भले ही गांधी प्रत्यक्ष रूप से
क्रांतिकारी लगते हो, किंतु उनके क्रांति की जड़ें रूढ़िवाद में है। प्रत्यक्ष रूप से वो परिवर्तन प्रेमी दिखते हैं, ऐसा रॉय का मानना है, पर गहराई में वो परिवर्तन चाहते नहीं हैं। वो व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब लेनिन के साथ कॉलोनियल क्वेश्चन पे रॉय का मतभेद होता है, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु गांधी का नेतृत्व है, जहां लेनिन का मानना है कि गांधी एक बड़ा प्रेरणादायी नेतृत्व है और गांधी आम जन को शामिल करने की क्षमता रखते हैं। रॉय उसके ठीक विपरीत मानते हैं कि गांधी रॉय की दृष्टि में एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थानवादी है। रॉय का मानना है कि राजनीतिक रूप से गांधी कितने भी क्रांतिकारी क्यों न लगे, पर सामाजिक रूप से गांधी प्रतिक्रियावादी है। रॉय ने गांधी के अहिंसा के दर्शन पर जो आरोप लगाए वो ये थे कि इस अहिंसा के दर्शन, इस अहिंसा की रणनीति के पीछे छुपे हुए वर्ग हित है। ये केवल इसका कोई दार्शनिक मंतव्य नहीं है, बल्कि इसका एक राजनीतिक मंतव्य है। और वो राजनीतिक मंतव्य क्या है? उस छोटे से समूह को जिसने सारे सामाजिक लाभों को और सारे आर्थिक संसाधनों को अपने हित के लिए प्रयोग करके अपने विकास का एक महल खड़ा कर रखा है, उनको हित को बचाए रखना। वो कहते हैं रॉय कहते हैं यदि राष्ट्रवाद का उद्देश्य थोड़े से लोगों की शक्ति को बचाना, जो स्वाभाविक रूप से बुर्जुआ है, या उनकी शक्तियों का महिमा मंडन करना है, तो निसंदेह अहिंसा एक सही माध्यम है। किंतु यदि राष्ट्रवाद का उद्देश्य व्यापक है और यदि राष्ट्रवाद का उद्देश्य समस्त भारतीयों की इच्छा को अभिव्यक्त करना है, तो ऐसी स्थिति में अहिंसा की नीति, गांधी की अहिंसा की नीति स्वतंत्रता के मार्ग में एक बाधा है। रॉय ने गांधी के असहयोग आंदोलन की कड़ी आलोचना की। वो असहयोग आंदोलन जो अहिंसा पर आधारित था। रॉय का मानना था कि ये क्रांति या क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति को रोकने के दिशा में किया गया प्रयास है। ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें एक मंच प्रदान करें, जिसमें लोगों के जो शिकायतें हैं, जो उनके अंदर का असंतोष है, वो धीरे 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 कर निकल जाए और वो असंतोष संगठित आंदोलन का या संगठित क्रांति का रूप न ले पाए। रॉय कहते हैं गांधी असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसके माध्यम से वे लोगों की जो परोक्ष या छिपी हुई जो असंतोष की भावना है, उस असंतोष को धीरे धीरे निकाल देना चाहते हैं। गांधी नहीं चाहते कि ये एक विस्फोटक क्रांति का रूप ले, और यदि इस क्रोध को, इस शिकायत को, इस असंतोष को धीरे 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 बाहर निकाल दिया जाएगा, तो कभी संगठित क्रांति के रूप में ये सामने नहीं आ पाएगा। ऐसा रॉय का मानना है। अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए वे गांधी द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद भारतीय असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घटना को आधार बनाते हैं। वे कहते हैं महात्मा ने एक ही सांस में लोगों ने अपने पसीने से, अपने श्रम से जो महल खड़ा किया था, उसे उन्होंने एक क्षण में तोड़ दिया। रॉय कहते हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने आंदोलन क्यों वापस लिया? इसलिए नहीं कि कहीं एक हिंसा की घटना हो गई थी, और ये रॉय की दृष्टि है,
और गांधी हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। रॉय का मानना है कि गांधी ने इसे इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि इस तरह का क्रांतिकारी विस्फोट गांधी के एक्चुअल एजेंडा, जिसके माध्यम से वे वास्तविक क्रांति को रोकना चाहते थे, उसके लिए खतरा है और ये खतरा आगे न बढ़े, इसलिए संभवतः, और रॉय की दृष्टि में तो पूर्ण विश्वास के साथ रॉय कहते हैं कि इसीलिए गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। रॉय कहते हैं जो असहयोग आंदोलन है वो फेल होकर रहेगा, वो असफल होकर रहेगा। क्यों? 2 कारण है। पहला, इसका नेतृत्व क्रांतिकारी नहीं है, और दूसरा, इसने आम जन का विश्वास खो दिया है, इसलिए ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूरे असहयोग आंदोलन को देखने की और असहयोग आंदोलन में गांधी के नेतृत्व को देखने की, जिस असहयोग आंदोलन में गांधी ने बड़ी सरलता से और भारतीय राजनीतिक जीवन को, भारतीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियों को समझते हुए आम जन को शामिल करने के लिए नवीन तरीकों का प्रयोग किया, एमिन रॉय जब उसे मार्क्सवादी दृष्टि से देखते हैं तो उस पूरे आंदोलन में एक वर्ग चरित्र उन्हें नजर आता है, और इसलिए उस आंदोलन को वो बुर्जुआ आंदोलन के रूप में, या कम से कम गांधी के नेतृत्व को बुर्जुआ हितों को संरक्षण करने वाले नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इसके आगे गांधी द्वारा बारडोली के सम्मेलन में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या रचनात्मक कार्यक्रम 12 फरवरी 1922 को दिया गया, जिसके 4 प्रमुख पक्ष थे: चरखा, खादी, अस्पृश्यता उन्मूलन और मद्यपान निषेध। गांधी ने इसे रचनात्मक यानी समाज के रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में, समाज के पुनर्निर्माण के आधार के रूप में इन 4 बिंदुओं को आधार बनाया। अब हम देखते हैं कि रॉय ने इसे कैसे देखा। रॉय गांधी के चरखा और खादी, जिसको गांधी स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आधार मानते हैं, उसे रॉय मानते हैं कि ये व्यवहारिक रूप से असंभव है, और वो असंभव के तर्क को व्याख्यायित करते हैं। उनका तर्क ये है कि खादी की जो बनने की कॉस्ट आती है वो बहुत महंगा है, यानी खादी महंगा है। कहा यह जा रहा है कि प्रत्येक घर में चरखा चलाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति खादी पहने। रॉय कहते हैं प्रत्येक घर में चरखा चलाने का मतलब तभी है जब प्रत्येक व्यक्ति खादी पहने, क्योंकि चरखा से जब खादी प्रोड्यूस होगा तो उसे खरीदने वाला होना चाहिए। पर दूसरी ओर रॉय को जो समस्या दिखती है वो ये दिखती है कि खादी महंगा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए, जिसके लिए 2 समय की रोटी मिलना मुश्किल है, उसके लिए खादी खरीदना और भी मुश्किल है, क्योंकि मिल में बनने वाला कपड़ा सस्ता है। अब आम जन के पास मिल के बने हुए कपड़े खरीदने के अलावा विकल्प नहीं बचता रॉय की दृष्टि में, क्योंकि उसके पास 2 ही ऑप्शन है कि एक ही ऑप्शन है कि क्या वो निर्वस्त्र रहे या मिल का कपड़ा पहने। क्यों? क्योंकि खादी जितना महंगा है वो उसके आय के साथ कहीं ना कहीं उसकी आय में खादी खरीदना संभव नहीं है। रॉय कहते हैं चूंकि खादी महंगा है इसीलिए चरखे की भी उपयोगिता नहीं है, जब तक हम उसके इस आर्थिक पक्ष को, इस आर्थिक महंगे पक्ष को समझकर उसका निस्तारण करने का प्रयास नहीं करते। रॉय ये कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में खादी पहनने की बाध्यता को आरोपित करना वास्तव में स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आंदोलन भावनाओं के सहारे कुछ समय तक तो टिका रह सकता है, किंतु जब तक संगठित तथ्यों का सहारा न लिया जाए तब तक किसी आंदोलन को केवल भावनाओं के आधार पर बहुत लंबा खींच पाना संभव नहीं है। इसके आगे रॉय उन 2 कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं जो है अस्पृश्यता उन्मूलन और दूसरा मद्यपान निषेध।
जहाँ तक अस्पृश्य, इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए रॉय की दृष्टि है कि प्रोपेगेंडा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, इसका प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत अधिक है, किंतु व्यवहारिक धरातल पर ये कितना परिवर्तन ले आएगा, ये सोचने का प्रश्न है। रॉय का मानना है जहाँ तक अस्पृश्यता का प्रश्न है, उसकी जड़ें भारतीय समाज में बहुत गहरी हैं और उसको सिर्फ कुछ एक प्रवचनों के माध्यम से या कुछ एक सिंबल्स के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसे परिवर्तित करने के लिए हमें और गहरे उतरना पड़ेगा, जिसके लिए संभवतः रॉय कहते हैं हमें उत्पादन के संबंधों में, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। केवल प्रवचन मात्र से, ये रॉय की दृष्टि है कि केवल एक नैतिक कार्यक्रम के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसा ही विचार रॉय का मद्यपान निषेध के कार्यक्रम को लेकर भी है, क्योंकि वे मानते हैं मद्यपान की जो आदत है वो भी बहुत, इस आदत को केवल प्रवचन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये वो एक सहारा है जहाँ गरीब व्यक्ति अपने थके हारे श्रम को भूल जाता है। इस दृष्टि से गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को रॉय मानते हैं कि इसकी प्रवृत्ति भावनात्मक अधिक है, ये इसका स्वरूप प्रवचन का अधिक है, न कि बल्कि इसके बदले अगर हमें वास्तव में एक सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता है तो रॉय का मानना है ऐसा कार्यक्रम आम जन के हित, उनके रोजमर्रा के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, तभी आम जन उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। वैसा कार्यक्रम एक इफेक्टिव प्लान हो सकता है। तो रॉय की दृष्टि में गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भावनात्मक अधिक है, और अगर हम इसकी प्रभावशीलता के स्तर पर इसका आकलन करें तो रॉय इसे कमजोर पाते हैं। रॉय ने गांधी के स्वराज के विचार पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डाली। रॉय का मानना है कि गांधी का जो स्वराज का आइडियल है या आदर्श है वो बहुत सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक लोगों को केवल एक काल्पनिक स्वराज के दावे के साथ या काल्पनिक स्वराज को लाने के दावे के साथ उसे सफल नहीं किया जा सकता। रॉय गांधी द्वारा पूंजीवाद की जो आलोचना या पूंजीवादी सभ्यता की आलोचना में व्यक्त किए कुछ बिंदुओं से सहमति रखते हैं, किंतु रॉय गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प को स्वीकार नहीं करते। वो मानते हैं कि गांधी का विकल्प जो है वो अवास्तविक और अव्यावहारिक है। गांधी द्वारा पूंजीवाद की आलोचना पर रॉय का मानना है कि जिन देशों में पूंजीवाद शासन कर रहा है वहाँ पर वर्तमान पूंजी व्यवस्था की आलोचना करने के लिए किसी को बहुत अधिक भावनात्मक मानवतावाद या धार्मिक भाव के आधार पर ही ये मान लेना कि इसके आधार पर पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, ये एक भ्रम है। रॉय मानते हैं कि पूंजीवाद इसलिए नहीं समाप्त होगा, केवल इस वजह से नहीं समाप्त होगा कि भावनात्मक मानवतावादी मानते हैं कि यह अन्याय पर आधारित है या ये क्रूरता पर आधारित है। पूंजीवाद यदि कभी समाप्त होगा तो वह अपने आंतरिक विरोधाभासों की वजह से ही होगा। यहाँ बिल्कुल रॉय मार्क्स के अनुयायी के रूप में ही अपना तर्क दे रहे हैं। इसी क्रम में रॉय को गांधी के, जहाँ स्वराज का आधार गांधी धर्म मानते हैं, गांधी के उन धार्मिक विचार और गांधी के अंतरात्मा के स्वर, जिसके आधार पर वो सारा परिवर्तन लाना चाहते हैं, जहाँ से उनके हृदय परिवर्तन का दर्शन निकलता है। रॉय क्योंकि वो रैशनलिस्ट हैं, तर्कवादी हैं, इसलिए रॉय गांधी के इस चिंतन को समझ नहीं पाते और वो उसे
अतार्किक मानते हैं। और वे इस बात पर भी आपत्ति करते हैं कि गांधी चूंकि ये मानते हैं कि धर्म नैतिकता को जन्म देता है। रॉय का तर्कवादी मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता। उससे ठीक विपरीत रॉय ये मानते हैं कि केवल मानव विवेक ही वो आधार है जो नैतिक गतिविधियों, नैतिक क्रियाओं और नैतिकता का निर्माण कर सकता है। इसके पीछे धर्म का आधार वे स्वीकार नहीं करते। रॉय गांधी के राम राज्य के आदर्श को भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। गांधी का ग्राम स्वराज का आदर्श, जहां वो ग्रामीण जीवन को, निसंदेह ग्रामीण जीवन की बुराइयों को दूर करके ग्रामीण जीवन के को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रॉय का मानना है कि गांधी के द्वारा ग्रामीण जीवन का ये महिमा मंडन कहीं न कहीं पिछड़ी हुई भारतीय विश्व दृष्टि को प्रस्तुत करता है। और इसलिए रॉय गांधी के स्वराज के विचार को, ग्राम स्वराज के विचार को, राम राज्य के विचार को अस्वीकार करते हैं। आर्थिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रॉय गांधी के मशीन के विरोध के तर्क को स्वीकार नहीं करते। रॉय का मानना है कि गांधी इस बात को भूल जाते हैं कि मशीन ने लोगों पर श्रम के पड़ने वाले बोझ को कम किया है। गांधी कहते हैं मशीन गरीब का दुश्मन है क्योंकि वो उसके श्रम को छीनता है। रॉय कहते हैं मशीन उसके श्रम को सरल बना देता है। इसलिए गांधी की आलोचनात्मक दृष्टि जो मशीन को लेकर है वो रॉय को स्वीकार्य नहीं है। उसके आगे गांधी का न्यासिता का सिद्धांत, जिसके माध्यम से गांधी सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, गांधी आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। और वो किस आधार पर कि स्वयं पूंजीपति को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपने विशेष लाभों को छोड़े और उसको समाज को अर्पित कर दे। रॉय मानते हैं ऐसा संभव नहीं है, वो असंभव है। रॉय कहते हैं ये बिल्कुल असंभव है कि जो धनी है वो अपने हित की कीमत पर गरीब को सहायता करेगा। रॉय का मानना है ट्रस्टीशिप के माध्यम से गांधी जो परिवर्तन की बात करते हैं वो परिवर्तन कभी नहीं आएगा। वास्तव में ट्रस्टीशिप परिवर्तन लाने का तरीका नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखने का तरीका है। उसके आगे रॉय गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के आलोचक हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी के नेतृत्व को रॉय फैसिस्ट या फांसीवादी होने का आरोप लगाते हैं। रॉय का मानना था कि जो मित्र राष्ट्र हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। और उनका ये मानना था कि गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस हर कदम जो ब्रिटिश राष्ट्र के विरुद्ध उठा रही है, अगर उसको व्यापक दृष्टि से देखा जाए, रॉय कहते हैं कि यहाँ पर गांधी और गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस नस्लीय घृणा के भाव से कार्य कर रही है। और वो या तो देख नहीं पा रही है या तो देखना चाह नहीं रही है कि उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम जो ब्रिटिश राष्ट्र के, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है या ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध है, वो हर कदम फांसीवादी शक्तियों को शक्तिशाली कर रहा है। और इसलिए इस आधार पर वे कहते हैं कि गांधी और उनकी कांग्रेस फांसीवाद का साथ दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है वो वास्तव में औद्योगिक शक्तियों और वित्तीय विशेषाधिकार वाली शक्तियों के द्वारा संगठित किया गया आंदोलन है, ये आम जन का आंदोलन नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे व्यवस्थित, सबसे संगठित और सबसे कठोर तर्कों पर आधारित विचार हमें रॉय का दिखता है और गांधी का एक बहुत सशक्त आलोचना हमें रॉय में देखने को मिलती है। पर वास्तव में जब हम गांधी के दृष्टिकोण को देखते हैं और रॉय की आलोचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि संभवतः रॉय गांधी के दृष्टिकोण की व्यापकता को समझने में असमर्थ है। और
वो ये भी समझने में असमर्थ हैं कि गांधी भारतीय समाज में परिवर्तन का वो तरीका ढूंढ रहे हैं जो भारतीय समाज को स्वीकार्य हो। गांधी भारतीय समाज की आत्मा को समझ रहे हैं और उस आत्मा के अनुरूप वो ऐसे कई गैर परंपरागत तरीकों को भी राजनीतिक आंदोलन के तरीके के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में ये कह सकते हैं कि रॉय और गांधी दो अलग धरातल पर खड़े हुए व्यक्ति हैं और जिस धरातल से रॉय गांधी को देख रहे हैं उस धरातल से गांधी को समझना कठिन है। किंतु इन सब के बावजूद हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि रॉय गांधी का एक बहुत सशक्त आलोचना प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ये कहना पड़ेगा कि रॉय की मार्क्सवादी दृष्टि गांधी के रणनीति की जो विशेष ऊर्जा है उसको गांधी के दर्शन की कमजोरी मानती है और यहाँ पर ही संभवतः दो अलग अलग वैचारिक धरातल से बात करने वालों के बीच में जो एक रुकावट होती है वो रॉय और गांधी के बीच में देखने को मिलती है। तो इस दृष्टि से आज हमने 3 बिंदुओं को समझने का प्रयास किया। पहला, हमने ये देखा कि रॉय का राजनीतिक जीवन क्या है और किस प्रकार रॉय के राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव के साथ उनके चिंतन में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा, हमने कॉलोनियल क्वेश्चन पे रॉय और लेनिन की दृष्टि में जो मतभेद है उसको समझने का प्रयास किया और सबसे अंत में हमने रॉय द्वारा गांधी की आलोचना को समझने का प्रयास किया। थैंक यू।